नमस्कार दोस्तों, सुपर क्लस्टर क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिस्ट्री का सीरीज शुरू किए हैं, तो हिस्ट्री के सीरीज में हम लोग देख रहे हैं ये नेक्स्ट वीडियो। शायद ये हमारा फोर्थ सीरीज, हिस्ट्री का फोर्थ या फिफ्थ सीरीज है, मे भी 5वां सीरीज है हमारा। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। जो हिस्ट्री हमने पूरा जीरो से शुरू कर रखा है उसमें हम आगे देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग हिस्ट्री पूरा बारीकी से पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो भी एग्जाम ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए। ठीक, चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे वाले वीडियो में एक बार आप लोग को रिकॉल करा दे रहे हैं कि जैसे हमने हिस्ट्री पढ़ने का तरीका बताया था कि हिस्ट्री जानने के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले वहां पे हमने बताया था आपको कि वेद यानी साहित्य, साहित्यिक स्रोत के बाद हमने बताया था यात्रा वृत्तांत, यानी जो विदेशी यात्री आए थे, विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत, और तीसरा हमने बताया था पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, तो हमारा जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत हमारा समाप्त हो गया है। ठीक है, साहित्यिक स्रोत समाप्त हो गया हमारा, और विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत, विदेशी यात्रियों का जो यात्रा वृत्तांत है वो भी हमारा समाप्त हो गया है। ये दोनों कंप्लीट हो गया हमारा। आज हम देखेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी पुरातत्व संबंधी जो है, यानी पुरातत्व के मतलब कि जो हम देखेंगे, पुरातत्व का मतलब कि प्राचीन काल के कुछ हम लोग को अभिलेख, कुछ गुहा लेख, कुछ शिलालेख, कुछ बर्तन मिले हैं, कुछ मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, तो पुरातत्व का मतलब वही चीज होता है कि जो अवशेष मिले हैं, यानी प्राचीन काल के जो अवशेष मिले हैं उसके माध्यम से हम लोग इतिहास जानने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। हम लोग तो पूरा बारीकी से पढ़ेंगे, जैसे पाषाण काल हम लोग पूरा बारीकी से पढ़ेंगे, इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आएगा, वो भी पूरा हम बारीकी से देखेंगे। तो हम लोग ज्यादा फोकस वहां पे करेंगे कि जैसे मौर्य काल का कोई वस्तु मिला है तो हम लोग मौर्य काल में उस वस्तु पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत जान लीजिए। ठीक है, तो देखिए पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, तो सबसे पहले पुरातत्व का मतलब समझिए। तो पुरातत्व का मतलब होता है कि प्राचीन काल में जो अवशेष मिले हैं, ठीक है, चाहे वो आदमी का हड्डी हो या कुत्ते का हड्डी हो, या कोई घर मिला हो, या लकड़ी का कोई महल मिला हो, ठीक है, कोई सिक्का मिला हो, कोई मूर्ति मिला हो, कोई औजार मिला हो, तो उसको पुरातत्व, जैसे हमारा एक पुरातत्व विभाग है, तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य वो चीज हो गया हमारा कि जो हमको अवशेष मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, जिसको शॉर्टकट में ASI कहा जाता है। ठीक है, तो इसका गठन किया गया था 1861 ईस्वी में। ठीक है, 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का स्थापना 1861 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ये जो विभाग है ये आता है कला एवं संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी कला और संस्कृति मंत्रालय। यानी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पुरातात्विक संबंधी जो भी मंत्रालय है, पुरातात्विक संबंधी जो भी हमारा सर्वेक्षण विभाग है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, वो किस मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कला एवं संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। चलिए अगला चीज कि जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है इसका जो जनक कहा जाता है कनिंघम को। ठीक है, यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी ASI जो है उसका पिता, फादर जो है वो कनिंघम को कहा जाता है, कनिंघम। ठीक है, तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो पिता है, पिता कनिंघम को माना जाता है। ठीक है, चलिए तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ASI जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, जिसकी स्थापना 1861 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में हो गया था, और 1863 की बात है। 1863 में एक वैज्ञानिक थे, भूगर्भ वैज्ञानिक, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक है,
रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, देखिए अब तक जो भी खोज हुआ था तो हम लोग मानते थे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता तक हम लोग मानते थे कि हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसके बाद मानते हैं वैदिक सभ्यता। ठीक, लेकिन एक बार की घटना है 1863 ईस्वी की। 1863 ईस्वी में जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, इनको एक हस्त कुल्हाड़ी यानी हाथ का जो कुल्हाड़ी होता है, कुल्हाड़ी मिला था इनको। कहां से इनको मिला था? पल्लवरम जो कि तमिलनाडु में स्थित है। पल्लवरम जिसको मद्रास कहा जाता है। ठीक है, मद्रास के पल्लवरम। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को एक हस्त कुल्हाड़ी मिलता है पल्लवरम से। ठीक है, अब पल्लवरम से जब इनको हस्त कुल्हाड़ी मिलता है तो पता चलता है कि जब उसको कार्बन डेंटिंग, देखिए किसी भी वस्तु का आय निकाला जाता है कार्बन डेंटिंग यानी कार्बन 14। एक बार ध्यान से सुनिए, देखिए किसी वस्तु या किसी आदमी मर गया है, कोई अवशेष है, कोई अवशेष का अगर आयु निकालना है तो हम निकालते हैं कार्बन 14। इसी को बोलते हैं कार्बन डेंटिंग। ठीक है, कार्बन 14 पद्धति द्वारा उसकी आयु की लगभग अनुमानतः एक एज निकाल लिया जाता है। ठीक है, कार्बन 14 पद्धति। ठीक है, अब देखिए तो कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से जब उस कुल्हाड़ी का जो हस्त कुल्हाड़ी मिला था रॉबर्ट ब्रूस फुट को, तो जब उसका एज निकाला गया तो पता चला कि नहीं, ये सिंधु घाटी सभ्यता जो हम लोग अभी तक जान रहे हैं इससे बहुत प्राचीन, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उससे बहुत प्राचीन की का ये जो कुल्हाड़ी मिला है ये उससे भी प्राचीन काल का है, ये बहुत प्राचीन काल का है। ठीक है, तब पता चला कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इससे भी प्राचीन में हमारी कोई सभ्यता थी। ठीक है, तो जिसको नाम दिया गया प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो जब कुल्हाड़ी मिला था रॉबर्ट ब्रूस फुट को, जब कार्बन डेंटिंग से उसका एज निकाला गया तब पता चला कि नहीं, इससे भी प्राचीन में यानी सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन, बहुत प्राचीन समय की ये कुल्हाड़ी है। इसका मतलब कि जब उस समय पीरियड को प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि पत्थर का काल घोषित किया गया। ठीक है, तो अब देखिए, तो हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये प्राग ऐतिहासिक काल देन किसका हुआ? रॉबर्ट ब्रूस फुट का। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक विभाग से भी संबंधित थे। ठीक है, भूगर्भिक वैज्ञानिक तो थे ही और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का ये सदस्य भी थे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में हम देखेंगे कि जो एक बात आता है जॉन मार्शल का। ठीक है, जॉन मार्शल, ये 3 नाम जरूर याद रखिएगा जब हम लोग पुरातत्व संबंधी, जैसे पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से हम लोग इतिहास जानने का प्रयास करते हैं तो उसमें 3 नाम इंपॉर्टेंट है। पहला कनिंघम, दूसरा रॉबर्ट ब्रूस फुट और तीसरा जॉन मार्शल। ठीक है, तो पता है कि कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का पिता ही कहा जाता है और दूसरा जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, इन्होंने सबसे प्राचीन काल यानी प्राग ऐतिहासिक काल के औजार सबसे पहले इनको मिला था। ठीक है, और औजार क्या मिला था? हस्त कुल्हाड़ी यानी हाथ का कुल्हाड़ी जो होता है लकड़ी काटने वाला, वो कुल्हाड़ी मिला था। ठीक है, और तीसरा नाम आता है जॉन मार्शल का। अब जॉन मार्शल देखिए, जॉन मार्शल को 1902 में, जॉन मार्शल को 1902 में
जॉन मार्शल को 1902 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त करके भारत भेजा जाता है। ठीक है, 1902 में। ये 1902 से 1928 तक भारत में रहते हैं और इन्हीं के शासनकाल में 1921 में 1922 में, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये सब जो सभ्यता मिला, तो उत्खनन का काम इन्हीं के शासनकाल, इन्हीं के नेतृत्व में किया गया। यानी जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही जो हमारा हड़प्पा सभ्यता का जो भी साइट मिला है उसका उत्खनन का काम किया गया है। ठीक है, तो इनको 1902 में महानिदेशक नियुक्त करके भेजा गया था भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के। ठीक है, तो ये महानिदेशक हमारे थे जो कि 1902 में आए थे। जैसे 1902 में इनको महानिदेशक नियुक्त किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा इनको महानिदेशक नियुक्त किया गया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब जैसे पुरातात्विक साक्ष्य में हम लोग देखेंगे अभिलेख। अभिलेख का मतलब होता है कि कोई भी लेख अगर लिख दिया जाए किसी भी चीज पर तो उसको अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, अब ये अभिलेख किन किन की चीजों पे लिखा जा सकता है? तो जैसे स्तंभ लेख यानी किसी स्तंभ पे लिख दीजिए तो स्तंभ लेख हो गया। पात्र लेख यानी किसी बर्तन पे लिख दीजिए तो पात्र लेख। ताम्र पात्र आएगा यानी तांबे के बर्तन पे कुछ लिख दीजिए तो ताम्र पात्र अभिलेख। ठीक है, गुहा लेख आएगा यानी गुफा में कुछ लिख दीजिए तो उसको गुहा लेख कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये जो है ये सब डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी देखिए सबसे पहले एक नाम आता है यानी अभिलेख का बुगजकोई। बुगजकोई अभिलेख। बुगजकोई अभिलेख। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, आप लोगों को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी लेख मिला है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो वैदिक काल से हम लोग की शुरुआत होती है, जैसे जो लेख लिखा हुआ है किसी चीज पर उसको पढ़ने का। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता में कोई लेख को अभी तक पढ़ा नहीं गया, इसीलिए उसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक नाम आता है बुगजकोई अभिलेख। ठीक है, जो एशिया माइनर से प्राप्त होता है। ठीक है, अब इस बुगजकोई अभिलेख माना जाता है वैदिक काल सभ्यता की है। ठीक है, वैदिक काल का सबसे प्राचीन अभिलेख, अगर पहला अभिलेख कोई प्राप्त हुआ है तो बुगजकोई अभिलेख, जिसे पढ़ा भी गया है। ठीक है, तो ये लगभग 1400 BC माना जाता है इसका समय का। ठीक है, बुगजकोई अभिलेख जो कि एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है वो 1400 BC का, यानी कि जब पहला ये अभिलेख है जिसे पढ़ा गया है। ठीक है, ये सबसे प्राचीन अभिलेख है जिससे आसानी से पढ़ा गया हो। ठीक है, तो बुगजकोई अभिलेख जो कि एशिया माइनर से मिला, इसका समय का लगभग 1400 BC माना जाता है। और इसमें लिखा क्या था? तो इसमें 4 देवता का नाम लिखा था। ठीक है, अब 4 देवता का नाम याद रखने के लिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे। ठीक है, इसमें वैदिक काल के 4 प्रमुख देवता का नाम लिखा गया था। ठीक है, तो 4 देवता जो बुगजकोई अभिलेख पे 4 प्रमुख देवता थे वैदिक काल के, उनके नाम याद रखने के लिए आप शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे इनाव मित्र। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए इनाव मित्र। ठीक है, शॉर्टकट याद रखेंगे इनाव मित्र। चलिए ई से देखेंगे और ना से देखेंगे, व से देखेंगे और मित्र का इंद्र। ना से ना सत्य,
व से वरुण और मित्र से मित्र। ठीक है, इनाम मित्र शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे। ठीक है, इनाम मित्र में हम देखेंगे 4 जो वैदिक काल के देवता थे, इंद्र, नासत्य, वरुण और मित्र। ठीक है, इनाम मित्र यानी बुगाज कोई अभिलेख पे 4 वैदिक काल के देवता का नाम उल्लिखित है। वो 4 देवता कौन से हैं? इनाम मित्र शॉर्टकट याद रखिएगा, ई से इंद्र, ना से नासत्य, व से वरुण, मित्र से मित्र। ठीक है, तो ये बुगाज कोई अभिलेख पे 4 वैदिक काल के जो देवता हैं उनका नाम उल्लिखित है। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए हम लोग का जो भी अभिलेख आएगा, जैसे हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे, मौर्य वंश में सब चंद्रगुप्त अशोक को माना जाता है कि अभिलेख का, अगर भारत में अभिलेख का जन्मदाता माना जाता है तो अशोक को माना जाता है। ठीक है, तो अशोक की अनेकों अभिलेख मिले हैं, स्तंभ लेख मिले हैं। तो हम लोग उसको जब अशोक पढ़ेंगे यानी मौर्य वंश जब पढ़ेंगे, वहां पे जब अशोक का चर्चा करेंगे, वहां पे अशोक से रिलेटेड जितने अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, सबको हम लोग वहां पर देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने आपको थोड़ा नॉलेज के लिए बस बता दिया कि हाँ पुरातात्विक साक्ष्य में हमारा क्या आएगा, अभिलेख आएगा, ताम्रपाषाण आएगा, मृद भांड आएगा। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। ठीक है, तो हम लोग जिस जिस वंश में पढ़ते जाएंगे, अगर उस जो भी साक्ष्य मिला है उस वंश में ही देखेंगे। ठीक है, उस वंश में बारीकी से समझेंगे, क्योंकि वो चीज जब वहां पे हम लोग देखेंगे पूरा डीपली अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो जो भी अशोक का शिलालेख मिला है, स्तंभ लेख मिला है, वो अशोक जब हम पढ़ेंगे वहां पे हम लोग पूरा याद करेंगे कि हाँ अशोक का स्तंभ लेख कहाँ से मिला है। ठीक है, तो वो वहां पे हम देखेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा बस आपके नॉलेज के लिए हम बता दिए कि हाँ पुरातात्विक में आखिर हम लोग को क्या क्या चीज जानना है। चलिए अब हमारा शुरू होता है यहाँ से प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब प्राग ऐतिहासिक काल के विषय में जानते हैं, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है प्राग मीन्स पत्थर और काल मीन्स काल, समय, यानी पत्थर का जो समय हो उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, अब उसमें हम देखेंगे कि जो भी चीज मिला है पत्थर से रिलेटेड मिला है, जो भी यूज होता था उस समय में पत्थर से ही यूज होता था, जो चीज भी बनता था पत्थर का ही बनाया जाता था। तो प्राग ऐतिहासिक काल की अब हम चर्चा करते हैं। ठीक है, एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल में कौन कौन से स्थल मिले हैं, कौन कौन से साक्ष्य मिला है, उसको अब डीपली देखा जाए। चलिए आगे हम देख रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब प्राग ऐतिहासिक काल में हम कुछ पॉइंट जानेंगे जो एग्जाम अभी से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल नाम से स्पष्ट होता है पत्थर का काल है हमारा, और पत्थर के काल में जो भी चीज मिलेंगे अधिकांशतः पत्थर से बने हुए मिलेंगे। ठीक, तो हमारी यहां से शुरुआत हो जाती है आदि मानव के। ठीक है, तो आदि मानव देखिए, आदि मानव का एग्जैक्ट प्राचीन काल में आप लोग एग्जैक्ट समय पे मत जाइएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट जो समय है उसमें इतिहासकारों में खुद मतभेद है। ठीक है, तो प्राचीन काल में जो समय है, समय हर बुक में आपको अलग अलग, हर टीचर के पास आपको अलग अलग मिलेगा प्राचीन काल में। ठीक है, तो इसलिए आपको समय पे नहीं जाना है, और प्राचीन काल का कोई समय भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जब समय याद करने की जरूरत होगी वहां पे हम आपको जरूर बताएंगे कि याद रखिएगा सन, लेकिन प्राचीन काल में जरूरी नहीं है आपको कोई भी समय याद करने की। ठीक है, तो देखिए आदि मानव की जब शुरुआत होती है, तो आदि मानव की शुरुआत कहाँ से होती है उसका कोई आपको एग्जैक्ट समय पता नहीं है। तो हम मानते हैं कि प्रारंभ से, जब से भी हुआ हो, ठीक है, तब से माना जाता है, एक अनुमानता माना जाता है। ठीक है, इसमें ना किसी ने देखा है, ना किसी ने सुना है, ना किसी ने एग्जैक्ट देखकर लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब अनुमानता, एक अनुमान लगाया गया है, वो भी कार्बन 14 के पद्धति के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल, हमने पहले भी बताया था कि प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 कालखंड में बांट के पढ़ेंगे। एक तो होगा हमारा पूरा पाषाण काल, यानी प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब पत्थर का काल, तो पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नव पाषाण काल। ठीक है, अब पूरा पाषाण काल में जाइएगा तो पूरा पाषाण काल
मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो जो हमारा प्राचीन यानी पूरा पाषाण काल है उसके 3 कालखंड होते हैं, तो उतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब पूरा पाषाण काल का समय काल जो माना जाता है, लगभग मान लिया जाता है कि यानी कि जब से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, लगभग 250 साल, 300 साल, 2.5 लाख साल। ठीक है, यानी प्रारंभ से लगभग 10,000 तक माना जाता है कि प्राचीन काल यानी पूरा पाषाण काल का समय था। यानी पूरा पाषाण काल में होता क्या था, तो पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर यूज होते थे। बड़े बड़े पत्थर का आदि मानव बड़े बड़े पत्थरों द्वारा शिकार करते थे। ठीक है, तो देखिए कि जब पूरा पाषाण काल था उस समय प्रारंभ से मान लिया जाता है 10,000 इसका समय कालखंड। आखेटक का मतलब होता है शिकार करना। ठीक है, तो प्रारंभ में जो ये पूरा पाषाण काल में ये लोग आखेटक थे, यानी कि अपने खाद्य यानी अपने भोजन के लिए दूसरे जानवर पर निर्भर होते थे, यानी शिकार करते थे। तो आखेटक थे यानी कि शिकारी थे, शिकार करने को आखेटक कहा जाता है। तो ये लोग शिकार किया करते थे अपने भोजन के लिए। दूसरा पॉइंट कि ये खाद्य संग्राहक थे, यानी कि शिकार मार के खाते भी थे और बचता था तो उसको अपने डंडे में, अपने हाथ में, जो भी चीज होता था उसमें रख लिया करते थे। ठीक, तो खाद्य संग्राहक का मतलब ये चीज होता है। तो ये आखेटक भी हुआ करते थे, ये कच्चा मांस खाया करते थे। ठीक, किसी भी जानवर को मार के ये लोग खा लिया करते थे। उसके बाद खाद्य संग्राहक हुए। ठीक है, तो यानी कि जानवर को मारते भी थे, खाते भी थे और पेट भर जाने के बाद जो बचता था उसको अपने डंडा में, हाथ में, जो भी चीज होता था उसमें रख लिया करते थे। ठीक है, अब देखिए वही चीज आते आते मध्य पाषाण काल में जब आते हैं, मध्य पाषाण काल का समय कालखंड हम लोग मानते हैं 10,000 BC से 6,000 BC लगभग है। ठीक है, 10,000 BC से 6,000 BC ये समय आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये मध्य पाषाण काल में एक पॉइंट जरूर लिखिएगा कि इसको फलक संस्कृति कहा जाता था। ठीक है, मध्य पाषाण काल 1 लाइनर क्वेश्चन में पूछ दिया, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि फलक संस्कृति किसे कहा जाता है, तो मध्य पाषाण काल को। और फलक संस्कृति इसको क्यों कहते हैं, सबसे पहले जानिए। फलक संस्कृति इसको इसलिए बोलते हैं कि जो फल यानी किसी औजार का जो फल होता है, जैसे कुदाल हो गया, कुदाल का फल हो गया, हल हो गया, हल का फल होता है, तो यानी जो उसका फल होता था वो फल पत्थर के तो होते थे लेकिन बहुत ही सपाट यानी कि बहुत तीव्र धार वाले बनाए जाते थे। चापड़ हो गया, चाकू हो गया, जो भी सब तो पत्थर के हुआ करते थे लेकिन उसमें तेज धार वाला बना दिया जाता था। यानी तो इसमें जो फल था इस समय में मध्य पाषाण काल में जो किसी भी औजार का जो फल हुआ करता था उसको बहुत ही सपाट बनाया जाता था, इसीलिए इसको क्या बोला गया, फलक संस्कृति कहा गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब मध्य पाषाण काल आते आते क्या हुआ कि ये आखेटक तो थे यानी कि शिकार तो अभी भी कर रहे हैं, मध्य पाषाण काल में भी शिकार कर रहे हैं, और खाद्य संग्राहक तो हैं यानी कि जो बच रहा है उसको भी अपने साथ ले जाया करते हैं। और क्या हुआ कि इसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ गया इनको, पशुपालन। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले पशुपालन प्रारंभ किया। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद आगे का पॉइंट देखते हैं। तो आगे नव पाषाण काल में आते आते इनका क्या हो गया कि जो आखेटक, जब ये जो आखेटक थे यानी घुमंतुक जब थे, शिकार जब घूम घूम के शिकार किया करते थे, अब वो जो जीवन था, आखेटक जो जीवन था यानी कि घूम घूम के शिकार करने वाला जीवन था, ये स्थायी निवासी में बदल गया। ठीक है, सब ध्यान से सुनिएगा। पूरा पाषाण काल में ये आखेटक हुआ करते थे यानी घूम घूम के शिकार किया करते थे। मध्य पाषाण काल में भी ये लोग आखेटक थे यानी कि घूम घूम के शिकार किया करते थे। नव पाषाण काल में आते आते उन्होंने आखेटक के जगह अब स्थायी निवासी हो गए, स्थायी जीवन प्रारंभ किया। तो स्थायी जीवन का प्रारंभ की शुरुआत आपसे 1 लाइनर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्थायी निवासी का यानी स्थायी जीवन की शुरुआत आदिमानव ने किस कालखंड में किया, तो नव पाषाण काल में। ठीक है, और इसकी पहली शुरुआत मिलती है कहां से, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। मेहरगढ़
मेहरगढ़ पाकिस्तान से स्थायी जीवन की शुरुआत का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। ये अगला पॉइंट में ये खाद्य संग्राहक हैं। मध्य पाषाण काल में भी खाद्य संग्राहक है। और मध्य पाषाण काल में इन्होंने एक नया काम किया क्या कि पशुपालन प्रारंभ कर दिया। और यही चीज आगे बढ़ा जब नव पाषाण काल में, तो नव पाषाण काल में इन्होंने पशुपालन के साथ साथ, मध्य पाषाण तक तो पशुपालन शुरू हो गया था, नव पाषाण काल आते आते इन्होंने क्या शुरू कर दिया, कृषि की शुरुआत, यानी कृषि की शुरुआत इन्होंने प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो कृषि की शुरुआत भी मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में स्थित है वहां पे इसका, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि जहां पे पहला निवास कर रहे हैं, अगर कृषि करना होगा तो सबसे पहले वही करेंगे ना, क्योंकि स्थायी निवासी तो वहीं से प्रारंभ होता है, मेहरगढ़ से। तो अब जो पशुपालन था अब ये बदल गया पशुपालन के साथ साथ कृषि में। तो पहला कृषि का साक्ष्य भी मिलता है मेहरगढ़ पाकिस्तान से। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए कि प्राचीन काल में यानी कि पूरा पाषाण काल में आग का खोज तो हो गया, आग का खोज हो गया। ठीक है, अब देखिए कि अब आग का प्रयोग, आग का खोज हो गया था पूरा पाषाण काल में, लेकिन आदिमानव को समझने में कि आग कैसे जलाया जाए, कैसे यूज किया जाए, उसको यूज करने में, आग का प्रयोग करने में इनको मध्य पाषाण काल का लगभग समय अंतराल हो जाता है। यानी मध्य पाषाण काल में आते आते वो लोग आग जलाना सीख जाते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब उसके बाद आता है नव पाषाण काल में। अब नव पाषाण काल में क्या कि अब तो इनका स्थायी जीवन भी हो गया, पशुपालन भी प्रारंभ हो गया, कृषि भी प्रारंभ हो गया, आग जलाना भी सीख लिए। तो अब इन्होंने कुछ नया आविष्कार करना शुरू किया। तो नया आविष्कार में पहला आविष्कार आता है पहिया का। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले पहिया का आविष्कार किया। कब? नव पाषाण काल में। तब आपसे ऑनलाइन में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में किया गया था, तो नव पाषाण काल में, ध्यान रखेंगे। अब देखिए प्राचीन काल में कुछ, प्राचीन जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल के कुछ स्थल हैं जहां से कोई साक्ष्य मिले हुए हैं। तो हम 2-4 स्थल देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, बाकी हम एक पूरा चार्ट में देखेंगे कि कौन सा स्थल जो पाषाण काल का है, जो पाषाण काल का स्थल है, कौन सा स्थल से क्या मिला है। ठीक है, और वो स्थल कहाँ है हम लोग इसके बाद देखेंगे। चलिए अभी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए पल्लवरम, तो पल्लवरम में हमने पहले ही बताया कि जब प्रागैतिहासिक काल, जब पुरातात्विक साक्ष्य में हमने ऊपर पढ़ाया था, जैसे पहले जब हमने पुरातत्व विभाग के विषय में बताया, वहां पर हमने बताया था कि रॉबर्ट ब्रूस फुट को 1863 ईस्वी में पल्लवरम यानी कि जो मद्रास में स्थित है वहां से एक हस्त कुल्हाड़ी मिलती है। वो पूरा पाषाण काल की कुल्हाड़ी थी। किस काल की थी? पूरा पाषाण काल की कुल्हाड़ी थी। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिलता है पल्लवरम से हस्त कुल्हाड़ी जो कि मद्रास में स्थित है। हथनौरा, हथनौरा जो कि एमपी में स्थित है। तो हथनौरा से क्या मिला? मानव का एक खोपड़ी मिला। मानव की खोपड़ी का पहला साक्ष्य मिला जो कि पूरा पाषाण काल का था। ठीक है, तो मानव के खोपड़ी का पहला साक्ष्य मिला हथनौरा जो कि एमपी में स्थित है। और वो खोपड़ी किस कालखंड का था? पूरा पाषाण काल का। तो पूरा पाषाण काल के प्रथम मानव खोपड़ी का कंकाल कहां से मिला? हथनौरा से। अब भीमबेटका, भीमबेटका जो कि एमपी में स्थित है। और भीमबेटका में देखिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों कालखंड का शैल चित्र कहिए या गुफा चित्र कहिए, गुफा के अंदर चित्र बनाए हुए हैं यानी फिगर बनाया गया है, वो मिले हैं। तो भीमबेटका से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों कालखंड का यहाँ से गुफा चित्र कहिए या शैल चित्र कहिए, यानी कि इस पत्थर पे बनाया गया चित्र। ठीक है, तो यहाँ से तीनों कालखंड का मिला हुआ है। चलिए अब अगला देखते हैं। मध्य पाषाण काल में चौपानी मांडो है। चौपानी मांडो जो कि यूपी में स्थित है, यहां से यानी कि सबसे प्राचीनतम मृद भांड, मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का जो बर्तन बनाते हैं उसको मृद भांड, यानी समझिए आज के युग में घड़ा टाइप का, आज के युग में तो समझ सकते हैं कि मृद भांड यानी मिट्टी का बर्तन, मिट्टी के बर्तन को मृद भांड कहा जाता है। तो सबसे प्राचीनतम अगर किसी मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य मिलता है तो वो मिलता है मध्य पाषाण काल का, जो कि यूपी के चौपानी मांडो से मिलता है। ठीक है, अब आइए नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में कुछ
पॉइंट याद करते हैं। जैसे पहिया तक तो हो गया हमारा। अब देखिए एक बुर्ज होम है, बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये 9 पाषाण के काल के यहाँ से गर्तावास मिले हैं। ठीक है, गर्तावास, गर्तावास। अब गर्तावास का मतलब क्या होता है? गर्तावास, गर्त मीन्स गड्ढा और आवास मीन्स रहने वाला जगह। तो यानी गड्ढे के अंदर रहने वाला जगह, यानी गड्ढे के अंदर इंसान रहा करता था, तो उसको गर्तावास कहा गया है। ठीक है, तो वो मिला है कहां से? हमारा बुर्ज होम से। बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, वहां से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। गर्तावास का मतलब कि गड्ढा में रहने का साक्ष्य मिला हुआ है, यानी गड्ढा में आदमी रहा करते थे। ठीक है, अब देखिए ये बुर्ज होम जो है, यहां से एक चीज और मिला है क्या कि मनुष्य के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, यानी मनुष्य के साथ कुत्ता को दफनाने का पहला साक्ष्य मिलता है कहां से? बुर्ज होम से, जो किस कालखंड का है? लगभग 9 पाषाण काल का ये साक्ष्य है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग बुर्ज होम में याद रखिएगा कि ये एक 9 पाषाणी स्थल है जहां से कुत्ते के साथ मालिक को और मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। और दूसरा चीज कि गर्तावास यानी कि गड्ढे में रहने का साक्ष्य मिला है गर्तावास से। ठीक है, अब चलिए अगला पॉइंट आता है हमारा चिरांद। चिरांद जो कि यूपी के बिहार के सारण जिला में स्थित है। ठीक है, चिरांद जो कि बिहार के सारण जिला में स्थित है। यहां से 9 पाषाण काल के पत्थर के औजार मिले हैं। पत्थर के साथ साथ यहाँ पे हड्डी यानी हड्डी के भी औजार मिले हैं। ठीक है, चिरांद से, यानी कि चिरांद एक 9 पाषाणी का स्थल है जहां से, जो बिहार के सारण जिला में स्थित है, यहां से पत्थर के साथ साथ हड्डी के भी औजार मिले हैं। ठीक है, अब कोल्डिहवा है। अब कोल्डिहवा में सबसे पहले 9 पाषाणी का स्थल है जहां से कोल्डिहवा जो कि यूपी में स्थित है, यहां से चावल की खेती का चावल का प्रथम साक्ष्य मिलता है कोल्डिहवा जो कि यूपी में स्थित है, जो कि 9 पाषाण काल का स्थल है। ठीक है, तो 9 पाषाणी का स्थल है कोल्डिहवा जहां से चावल का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा प्रागैतिहासिक काल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे प्रागैतिहासिक काल के स्थल है, वहां से क्या मिले हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज का वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये चीज समझ में आया हो। ठीक है, अगर ये चीज आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। हमारा ये हिस्ट्री का सीरीज कंटिन्यू 0 से चल रहा है। जिनको हिस्ट्री बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, सब कुछ आएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो हम लोग उसी चीज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहां से एग्जाम फोकस करता है, यानी क्वेश्चन सेट करने के लिए, तो हम लोग वहीं पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल के कुछ स्थल है, जैसे फिर इन स्थल को हम लोग बुर्ज होम है तो वहां से क्या मिला है वो चीज फिर लिखेंगे हम लोग। हथनौरा है, वहां से क्या मिला है, तो ये चीज को हम लोग एक जगह पर देखेंगे, वो भी एक चार्ट के माध्यम से। तो प्रागैतिहासिक काल के स्थल देखेंगे और वहां से क्या मिला है उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम। ठीक है, तब तक के लिए अच्छा से पढ़ाई लिखाई कीजिए, सुख शांति से रहिए और पढ़ाई लिखाई पूरा मस्ती के साथ, पूरा सीरियस मूड में कीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।